तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हमें यहाँ पे नीचे दे रखी है और हमें यहाँ पे बताना है कि वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन यहाँ पे जब ही होगा जब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगी और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कोई दूरी तय करेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके पहले पार्ट की। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो यहाँ पे जो सुमा है वो यहाँ पे क्या कर रही है, तालाब में तैर रही है। तो यहाँ पे वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे फोर्स भी लगाएगी वो अपनी बॉडी से जिसकी वजह से वो आगे मूव कर पाए, और यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्क डन, इसमें यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका बी पार्ट। अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक। तो यहाँ पे एक डंकी है और वो अपने यहाँ पे बैक पे कोई ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई वेट लेके चल रहा है कैरी करके। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पे डंकी है और इसने यहाँ पे जो फोर्स लगाया वो वर्टिकली अपवर्ड लगा है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। जो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे वर्डन क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि जो वर्डन का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। और थीटा यहाँ पे क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी उसके साथ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो वर्क डन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जीरो वर्क डन होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पार्ट की। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो यहाँ पे एक विंड मिल है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाने पे यहाँ पे जो होगा वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डी पार्ट की। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे कोई वर्डन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्डन कैसे हो सकता है, तो वर्डन का फॉर्मूला ही बोलता है कि वहाँ पे फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होती है। और ग्रीन प्लांट यहाँ पे कोई मूवमेंट तो दिखाएगा नहीं और वहाँ पे कोई फोर्स भी लग नहीं रही। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं लग रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ई पार्ट। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो इंजन है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेन को पुल कर रहा है, जो बाकी के डब्बे को यहाँ पे क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंजन फोर्स भी लगा रहा है, तो मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट भी दिखाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। और जहां जहां मैं आपको वर्क डन लिख रहा हूँ आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करके आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एफ पार्ट की। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम गेहूं को धूप में सुखाते हैं तो यहाँ पे कोई वर्क होता है, तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे फोर्स लग रही है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जीरो वर्क डन होगा। क्या होगा यहाँ पे हमारा, जीरो वर्क डन। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो यहाँ पे एक सेल बोट है। सेल बोट यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे विंड एनर्जी से क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्क डन होगा, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है वो यहाँ पे विंड लगा रही है और वहाँ पे मोशन भी हो रहा है क्योंकि वो उसकी वजह से मूव कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा, होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें वर्क डन होगा हमारा। ठीक है, होप आपको यहाँ पे सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल बैक्स टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? तो यहाँ पे हमें बताना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी में यहाँ पे कोई वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं।
मान लो कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया कर्व पाथ से। ये हम एक कर्व पाथ बना लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके ड्रॉप होगा। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आके क्या होगा, ड्रॉप होगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, कर्व पाथ है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्व्ड पाथ है ये हमारा, ठीक है। और जो इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर होगी। और जो फाइनल पॉइंट्स या फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं वो हमारी यहाँ पर होगी फाइनल पोजीशन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे कोई वर्डन होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में, सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट एन एंगल टू द ग्राउंड लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से हमने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को कर्व पाथ में फेंका तो वो हमारे यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है वो यहाँ पे क्या हुई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुई है। सिंस देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन इन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स, देयरफॉर नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे वर्क डन तभी शो करेगी जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, नहीं तो वो यहाँ पे कोई भी वर्क डन शो नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है और यहाँ पे वर्टिकल लाइन में मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होती है, बैटरी जो होती है वो यहाँ पे बल्ब को जलाने में काम आती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे लग रही है या इस प्रोसेस में काम में आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर की तरफ। अ बैटरी कंटेन्स केमिकल्स एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी में यहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो यहाँ पे ग्लो करता है। सो अ बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस हीट एनर्जी causes the filament of bulb to become white hot and produces light energy। तो यहाँ पे होता क्या, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जो हमारा बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो यहाँ पे हीट एनर्जी पे काम करता है। तो होता क्या है, जब यहाँ पे उसको सफिशिएंट हीट मिलती है तो वो यहाँ पे ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी काम में आ रही है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे बैटरी से क्या होगा, केमिकल एनर्जी काम में आएगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे केमिकल एनर्जी होगा। उसके बाद जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है किस में चेंज होगी, वो यहाँ पे होगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यहाँ पे किस में चेंज होगा, हमारा हीट एनर्जी में होगा। तो उसके यहाँ पे फिलामेंट को सफिशिएंट हीट मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या करेगा, ग्लो करेगा और वो यहाँ पे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट में लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेज है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद हीट एनर्जी, उसके बाद यहाँ पे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो यहाँ पे क्या है, 20 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे दोनों में कितना वर्क डन लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे 2 केस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट केस में हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट केस में जो हम यहाँ पे वेलोसिटी लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड वाली लेके चलेंगे। तो इसको यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास कितना गिवन है, मास हमें यहाँ पे गिवन है 20 किलोग्राम गिवन है और जो वेलोसिटी हम लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे किसकी लेके चलेंगे, 5
मीटर पर सेकंड लेके चलेंगे और जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लगेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, मोशन में है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व वैल्यू पुट करके। तो मास हमारे यहाँ पे कितना था, 20 किलोग्राम, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पे करते हैं, काट देते हैं 2 को 10 से। अब यहाँ पे हमारा कितना होगा 10, और 5 5 से कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 250 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 250 जूल हमारा क्या होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर होगा, जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड केस की। तो सेकंड केस में यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम वेलोसिटी जो कंसिडर करेंगे वो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड लेके चलेंगे, और जो फॉर्मूला लगेगा वो भी हमारे यहाँ पे सेम ही लगेगा। तो लगाते हैं यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। मास हमारा सेम ही रहेगा 20 किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, अब यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 2 जो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया 40 जूल आ गया। कितना आ गया हमारा टोटल 40 जूल आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, वर्क डन बाय द फोर्स, कि यहाँ पे जो फोर्स है उस पर कितना वर्क डन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, कि यहाँ पे जो फोर्स पे कितना वर्क डन हो रहा है। और वो होता क्या था हमारे यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आएगा उतना ही हमारे यहाँ पे क्या होता था, फोर्स में वर्क डन होगा। हमारे यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या था, पहले वाले केस में हमारे यहाँ पे 250 जूल था, और सेकंड वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी था वो हमारे यहाँ पे 40 जूल था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है 250 माइनस 40। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 210 जूल आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है कि इस फोर्स पे हमारा इतना वर्क डन लग रहा है। कितना लग रहा है हमारा 210 जूल लग रहा है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, it is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पे कितना है 10 किलोग्राम है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इसका जो यहाँ पे मास है वो हमारे यहाँ पे कितना है 10 किलोग्राम है। और ये हमारे यहाँ पे पॉइंट ए पे रखा है, टेबल पे रखा है। तो मान लो कि ये हमारे यहाँ पे टेबल है और ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे मूव करना है पॉइंट बी की तरफ। ये हमारे यहाँ पे पॉइंट बी की तरफ इसको यहाँ पे क्या करा, मूव करा है। और आगे यहाँ पे क्या बोला है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ए एंड बी की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी वो यहाँ पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कितना वर्क डन करेगा अगर यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कभी भी काम नहीं करता है। वो हमेशा यहाँ पे जब भी काम करेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ए टू बी पॉइंट में मूव किया है, मतलब जो मूवमेंट है वो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूले से बताऊंगा कि क्यों जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द वर्क डन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट by the gravitational force is zero. by the gravitational force is जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारे यहाँ पे क्या था, W हमारे यहाँ पे क्या था, वर्क डन था, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। और जब भी यहाँ पे किसी एंगल की बात होती थी तो यहाँ पे क्या लेते थे हम,
W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा यहाँ पे होगा क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, और जो यहाँ पे मास है वो यहाँ पे क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे कॉस थीटा है वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। जिसकी वजह से ये सारी जो डिजिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जिसकी वजह से जो यहाँ पे वर्क डन है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी वर्क काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। और जो यहाँ पे मास का जो ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी लग रहा है वो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में, व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड्स its height above the ground decrease, due to which its potential energy decrease progressively। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लेके गए किसी हाइट पर। तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड ले गए और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे नीचे की साइड क्या करा, फेंक दिया। तो होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे ऊपर लेके गए थे तो उसमें क्या हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे कम हो रही है, जबकि यहाँ पे इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वही बोल रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी ना ही कभी खत्म होती है ना ही कभी बनती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे कम हो गई, जबकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। नाउ as the freely falling object comes down, its speed goes on increasing, due to which its kinetic energy also goes on increasing। यहाँ पे बोला है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे गिरेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी और स्पीड यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, सो देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दिस केस। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा यहाँ पे क्या होगी, कोई से भी पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको ये वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे ना ही एनर्जी खत्म हो रही है ना ही बन रही है। वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में होगी, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। होप आपको ये वाला आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो हमें यहाँ पे बताना है, जब भी हम यहाँ पे बाईसाइकिल को राइड करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफॉर्म इन आवर बॉडी इनटू मस्कुलर एनर्जी ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो यहाँ पे फूड के कारण बनती है। तो होता क्या है, जो फूड है यहाँ पे केमिकल एनर्जी रिलीज करती है और वो एनर्जी हमारी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो यहाँ पे मसल्स में जाती हैं। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट लाइन में, व्हेन वी पैडल अ बाईसाइकिल द मस्कुलर एनर्जी ऑफ लेग्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी विच रोटेट्स द पैडल। तो होता क्या है, जो मसल से हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारे बाईसाइकिल के पैडल पे लगती है और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो जो पैडल है वो यहाँ पे क्या होती है, रोटेट होने लगते हैं।
द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पैडल्स इज ट्रांसफर बाय बाइसाइकिल चेन टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसाइकिल व्हील्स, ड्यू टू दिस द बाइसाइकिल व्हील्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में पढ़ा था कि हम यहाँ पे पैडल मूव करेंगे और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। जब यहाँ पे पैडल मूव करेंगे तो पैडल मूव करने से वहाँ पे चैन मूव करेगी, और जब उसके यहाँ पे चैन मूव करेगी तो यहाँ पे जो बाइसाइकिल के व्हील है वो भी यहाँ पे मूव करेंगे बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जो साइकिल है वो यहाँ पे मूव करने लगेगी। When the bicycle is moving, then the bicycle as well as the person riding the bicycle both have kinetic energy। जब यहाँ पे साइकिल मूव करने लगेगी, जो यहाँ पे साइकिल पे सवार होगा और साइकिल दोनों में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक with all your might and fail to move it, where is the energy you spend going। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रॉक है, हम उसको यहाँ पे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो अपनी जगह से यहाँ पे हिल नहीं रहा है, बट फिर भी हमारी यहाँ पे एनर्जी लूज होगी, वो हमें बताना ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है। यस, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक एंड फेल टू मूव इट। तो यहाँ पे जब भी हम बड़े रॉक को यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे, वो हिले या ना हिले, इसमें हमारी यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी जो होगी ट्रांसफर होगी। द एनर्जी स्पेंड बाय अस गेट्स स्टोर इन द रॉक एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक। तो यहाँ पे जब हम उसको रॉक को पुश करते हैं तो यहाँ पे होता क्या कि हमारी एनर्जी तो यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है, और रॉक में यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे रॉक थोड़ा डिफॉर्म होता है, बट वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता क्योंकि वो डिफॉर्म यहाँ पे क्या होता है, काफी छोटा होता है। द डिफॉर्मेशन इन रॉक इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय अस। सम ऑफ द एनर्जी इज आल्सो यूज्ड अप इन स्ट्रेचिंग द मसल्स ऑफ आवर आर्म्स while pushing the rock and rapid displacement of blood to the stretch muscle। तो कुछ एनर्जी यहाँ पे जो आर्म्स की मसल होती है वहाँ पे स्ट्रेच होने में यूज हो जाती है, और कुछ वहाँ पे जो ब्लड का डिस्प्लेसमेंट होता है जो स्ट्रेच मसल पे पहुंचाता है वहाँ पे यूज हो जाती है। होप आपको ये वाला जो आंसर है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सर्टन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। तो यहाँ पे एक घर है जहाँ पे हर मंथ कितनी यूनिट खर्च होती है या कंज्यूम होती है, 250 यूनिट्स। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो हमें ये एनर्जी कैलकुलेट बताने की जूल्स में कितनी होगी। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी गिवन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम। तो ये हमें यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, कितनी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, 250 यूनिट्स। कितनी हो रही है यहाँ पे, 250 यूनिट्स हो रही है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 250 यूनिट्स, और यूनिट्स की जगह हम यहाँ पे इसको 250 किलोवाट आवर पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 250 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे दोनों चीज सेम होती है। यहाँ पे अगर मैं 250 यूनिट्स की बात करूँ या 250 किलोवाट आवर की बात करूँ, बस मैंने यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो यहाँ पे चेंज कर दी है। और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में जो होती है, 1 किलोवाट आवर में हमारे यहाँ पे कितने जूल्स होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। नहीं तो ये वाला आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कुल मिला के हमें बताना है कि 250 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होंगे। तो हमें यहाँ पे सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना है, 250 को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से करना है, और ये सारा आंसर हमारा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो 250 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 3.6 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 6 और 30 का 0, 3 कैरी गया, 6 2 12 और यहाँ पे 15 आ गया, और 3 0, यहाँ पे 5 3 15 का 5, 1 कैरी गया, 3 2 6 और यहाँ पे आ गया हमारा 7, 0 0 5 5 0, यहाँ पे कितना आ गया 10, और 7 1 8 और यहाँ पे आ गया हमारा 9। तो यहाँ पे एक पॉइंट लग रहा था, तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 900 इंटू 10 की पावर
6 जूल्स था। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 2 जीरो आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, इसकी पावर पे लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के 100 जो है हमने यहाँ पे क्या करा, निकाल लिया। और वो 100 की पावर यहाँ पे क्या होती है, 2 होती है, मतलब 10 की पावर 2 यहाँ पे 100 ही होता है। तो हमने यहाँ पे 2 पावर इसमें ऐड कर दी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर जूल्स आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला आंसर हमें किस में निकालना था, जूल्स में निकालना था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का मास है जो कि यहाँ पे 40 किलोग्राम है, और उसको यहाँ पे 5 मीटर की हाइट पे ले जाया गया है, मतलब ग्राउंड लेवल से जो उसकी हाइट है वो यहाँ पे क्या है 5 मीटर है। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे बताना कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पे कितनी होगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अगर यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब उसने यहाँ पे अपना आधा रास्ता तय कर लिया होगा। यहाँ पे जो ग्रेविटी लेके चलेंगे हम 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट यहाँ पे कितना था 40 किलोग्राम था, और इसकी जो यहाँ पे ग्राउंड से हाइट थी वो यहाँ पे कितनी थी 5 मीटर थी। कितनी थी यहाँ पे 5 मीटर थी। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड गिराना है, और जब ये यहाँ पे हाफ वे डाउन होगा तो हमें इसकी यहाँ पे क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी गिवन वैल्यू लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास पता है तो मास लिख लेते हैं। मास हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम हो जाएगा। और जो यहाँ पे इसकी हाइट है वो हमें यहाँ पे कितनी गिवन है 5 मीटर गिवन है। और जो यहाँ पे ग्रेविटी लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये वाली सारी चीजें पता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है mgh। m से मास, g से ग्रेविटी, और h से यहाँ पे क्या होती है हाइट होती है। अभी जो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पे जो 5 मीटर अबव द ग्राउंड है उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ पे ले रखी थी इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 40 किलोग्राम हो जाएगा, और ग्रेविटी यहाँ पे 10 हो जाएगी, और हाइट यहाँ पे कितनी थी 5 मीटर थी। 40 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, और 400 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 2000 आ जाएगा। और जो इसकी यहाँ पे यूनिट लेंगे वो यहाँ पे क्या लेंगे, जूल लेंगे, तो यहाँ पे जे से डिनोट कर देते हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली है वो यहाँ पे 5 मीटर की निकाली है, मतलब जब यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी 5 मीटर होगी। अब हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं वो यहाँ पे किसके निकालेंगे, हाफ वे डाउन की निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 4 हाफ वे डाउन, क्योंकि यहाँ पे अब ये आधा रास्ता तय करेगा और हमें उसकी वहाँ पे क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यहाँ पे सेम ही लगेगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है mgh होता है। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मास कितना हो जाएगा, मास हमारे यहाँ पे कितना था 40 था, और जो ग्रेविटी ली थी वो हमने 10 ली थी। बट यहाँ पे जो हाइट होगी वो यहाँ पे कितनी होगी हमारी 2.5 मीटर होगी। 2.5 मीटर हाइट क्यों होगी, क्योंकि अब उसने यहाँ पे आधा रास्ता क्या करा, तय कर लिया है। और आधा रास्ता मतलब यहाँ पे 5 का आधा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा 2.5 होगा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे 10 को 2.5 से करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 को 4 से करने पे कितना आएगा 100 आएगा, और 100 और यहाँ पे 1 जीरो, तो टोटल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 जूल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि 5 मीटर हाइट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये हाफ वे डाउन होगा इसकी यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमसे क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी एनर्जी है ना ही वो खत्म होगी ना ही वो बनेगी, वो क्या करेगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो वो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नीचे गिरेगा तो उसमें पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो था 40 किलोग्राम का, इसको हमने यहाँ पे नीचे गिराया, तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होगी, बट उसके यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के ये दोनों यहाँ पे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे क्या होगी, वो होगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और भी दोनों की यहाँ पे क्या होगी, हाफ वे डाउन की होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ वे डाउन की होगी। दोनों की जो हम यहाँ पे लेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो हम किसकी ले रही हैं, हाफ वे डाउन की ले रहे हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारी कितनी थी, 2000 जूल थी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2000 जूल। और जो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकली थी यहाँ पे हाफ वे डाउन की, वो हमारी यहाँ पे कितनी निकली थी, 1000 जूल निकली थी। प्लस हमें यहाँ पे निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी निकालना था हाफ वे डाउन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक साइड आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2000 जूल, 2000 जूल माइनस 1000 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी हाफ वे डाउन की, वो हमारी यहाँ पे कितनी निकलेगी, 1000 जूल निकलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आप कभी समझ लो कि यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाली है। ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली वो हमने यहाँ पे हाफ वे डाउन की निकाली है। तो हाफ वे डाउन की जो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकली है वो हमारी यहाँ पे कितनी निकली है, 1000 जूल निकली है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे होता क्या है, जो अर्थ को चारों तरफ यहाँ पे क्या करती है, सैटेलाइट मूव करती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कितना वर्क डन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे क्या होता है, मिडल में हमारे यहाँ पे अर्थ होता है। मान लो कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, अर्थ है। और जो सैटेलाइट घूमेगी वो इसके यहाँ पे क्या करेगी, चारों तरफ ही घूमेगी। वो अर्थ के यहाँ पे क्या करेगी, चारों तरफ मूव करेगी। तो मान लो कि जो यहाँ पे सैटेलाइट मूव कर रही है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सैटेलाइट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट है। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या लिखा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन एनी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ऑफ द सैटेलाइट। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करूं, मतलब कुछ समय की बात करूं, तो जो इसकी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी या जो इसका मोशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। मतलब वो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, जो उसका मोशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल के टेंजेंट होगा। तो ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे सैटेलाइट क्या कर रही है, यहाँ पे चारों तरफ इसके गोल गोल घूम रही है। बट अगर यहाँ पे अगर हम शॉर्ट इंटरवल की बात करें तो उसका मोशन यहाँ पे क्या होगा, इसके टेंजेंट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एट दैट पॉइंट। और जो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी वो यहाँ पे अर्थ के रेडियस पे लगेगी। तो कुल मिला के यहाँ पे लग रहा है हमारा क्या, फोर्स लग रहा है। ये हमारा इस साइड क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सिंस अ टेंजेंट इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द रेडियस, therefore the motion of a satellite and force of gravity are at right angles to each other। तो यहाँ पे जो मोशन है सैटेलाइट की और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, वो दोनों आपस में यहाँ पे क्या रहेंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे। अब 90 डिग्री पे रहने से यहाँ पे वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वर्क डन का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता था वो यहाँ पे क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। क्या होता था यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। बट अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक एंगल की बात करें तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स का एफ लेते थे, और जो यहाँ पे एंगल लगता था वो यहाँ पे क्या लगता था, कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और जो थीटा है वो यहाँ पे क्या हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कॉस 90 हो जाएगा और इंटू एस। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। अब जीरो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू करने से ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो cos 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे जीरो होती है, जिसकी वजह से वहां पे सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, और यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सेम यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई भी सामान सर पे उठा के आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो दोनों यहाँ पे क्या होती है, 90 डिग्री हो जाती थी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आपस में 90 डिग्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी कोई भी वर्क डन नहीं होता था। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है,
कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक, डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर यहाँ पे फोर्स हमारा नहीं होगा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है। यस, देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे होगी, किस कंडीशन में होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो फोर्स होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होने की वजह से जो यहाँ पे मास इंटू एक्सलेशन है वो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्सलेशन तो हमारा यहाँ पे जीरो हो सकता है, मास यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई ना कोई तो वेट होगा ही। तो एम तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, जबकि यहाँ पे एक्सलेशन जीरो हो सकता है। और इस कंडीशन में होता क्या है, इन सच अ सिचुएशन ईदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, नहीं तो वो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जो है फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इन द लेटर केस देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन की बात करें तो वहां पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, क्योंकि वहां पे हो क्या रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और जहाँ पे मोशन होगा वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करेगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जरूर शो करेगा। और वो किस कंडीशन में कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ पे 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है। तो अगले 5 सेकंड में ही वो 5 मीटर की दूरी ही तय करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इसी को यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म मोशन बोला गया है। उसमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है और वो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी शो करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर सकता है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे एक पर्सन है और उसने यहाँ पे सूखी घास का जो बंडल है अपने सर पे रखा हुआ है और उसने यहाँ पे 30 मिनट तक उसको अपने सर पे रखा। तो वो यहाँ पे क्या होगा, थक जाएगा। तो यहाँ पे उसने कोई वर्डन किया कि नहीं किया वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स हैज डन नो वर्क बिकॉज ही हैज नॉट मूव द बंडल ओवर सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें पता है जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे तो इसने क्या करा, फोर्स का यूज किया, बट यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होने की वजह से जो वर्क डन की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। और यहाँ पे हे का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सूखी घास का बंडल होता है उसकी बात हो रही है। तो वो यहाँ पे 30 मिनट तक रखे, 1 घंटे तक रखे, कितनी देर तक रखे, वहां पे जो है कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब तक वहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट वो शो नहीं करेगा। बट वो यहाँ पे टायर्ड क्यों हो गए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। द पर्सन गेट्स टायर्ड ड्यू टू मस्कुलर फैटिक। यहाँ पे होगा क्या, पर्सन यहाँ पे टायर्ड इसलिए हो गया क्योंकि जो उसका मस्कुलर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और मस्कुलर यहाँ पे काम करेंगे तो वो यहाँ पे टायर्ड होगा क्योंकि वहां पे एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। दिस इज बिकॉज हिज मसल्स आर स्ट्रेच एंड ब्लड इज डिस्प्लेस्ड टू द स्ट्रेन मसल मोर रैपिडली। These changes consume energy and he feels tired। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं और जहाँ पे मसल्स स्ट्रेच होंगे वहां पे सर्कुलेशन क्या होगी, ब्लड की थोड़ी तेज होगी। जब यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन तेज होगी तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी जो है वहां पे कंज्यूम होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या करेगा, थकान को महसूस करेगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसकी जो यहाँ पे रेटिंग है वो यहाँ पे कितनी है, 1500 वॉट की है। तो वो यहाँ पे 10 घंटे में कितनी एनर्जी को यूज कर लेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पावर है वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1500 वॉट दे रखी है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पावर यहाँ पे कितनी है, 1500 वॉट है। और इसकी एनर्जी को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉट को किलोवाट में चेंज करेंगे। तो 1 किलोवाट में यहाँ पे क्या होता है हमारा, 1000 वॉट होता है। कितना होता है हमारा यहाँ पे, 1000 वॉट होता है।
तो इस पावर को यहाँ पे चेंज करने के लिए किलोवाट में हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1500 डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा 1000, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 1.5 किलोवाट आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये जीरो से यहाँ पे कट जाएंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.5 ही आएगा। और जो यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है वो यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 आवर हो रहा है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम या एनर्जी यूज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एनर्जी कंज्यूम लिख लेता हूँ, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, कितनी देर में वो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो हम यहाँ पे लिख दें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पावर की जो यहाँ पे वैल्यू थी वो हमारे यहाँ पे कितनी निकली थी, 1.5 किलोवाट निकली थी। तो 1.5 लिख देते हैं और हमें यहाँ पे बताना था कि कितनी एनर्जी वो यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। इसको हम यहाँ पे एज इट इज ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ये तो निकालना ही है। और जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना लग रहा था, वो हमारे यहाँ पे लग रहा है 10 आवर का, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी देखते हैं। एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 1.5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोवाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 किलोवाट आवर आ जाएगा, क्योंकि हमें जो टाइम दे रखा था वो हमें यहाँ पे आवर में दे रखा था। तो इसकी यहाँ पे क्या होगी, यूनिट किलोवाट आवर हो जाएगी। और किलोवाट आवर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली 15 यूनिट्स। तो यहाँ पे कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई, 15 यूनिट्स कंज्यूम होगी। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस व्हिच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑस्किलेट, व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट। तो हमें यहाँ पे एक पेंडुलम को ड्रॉ करके हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है और वहाँ पे किस तरह से एनर्जी जो है वो चेंज होगी और जो यहाँ पे पेंडुलम का बॉब है वो यहाँ पे रेस्ट में क्यों आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेंडुलम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या है, पेंडुलम का सपोर्ट है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिजिड सपोर्ट बोलते हैं। रिजिड मतलब यहाँ पे कठोर होता है। तो यहाँ पे एक हार्ड सपोर्ट है और उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक थ्रेड या स्ट्रिंग लटका देंगे। तो एक यहाँ पे सबसे पहले मैं सेंटर पोजीशन की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग है और इसमें हमने यहाँ पे एक मेटल की जो बॉब है वो हमने यहाँ पे लगा दी और इसको यहाँ पे एक ए पोजीशन दे देते हैं, या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या था, सेंटर पोजीशन था। क्या ये हमारा सेंटर पोजीशन है, पूरा लिख देते हैं इसको। ये हमारा यहाँ पे क्या है, सेंटर पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे बी पोजीशन पे, क्योंकि इसको ऑस्किलेट करने के लिए इसको थोड़ा मोशन चाहिए होगा। तो मोशन के लिए हम यहाँ पे इसको बी पोजीशन पे ले जाएंगे। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, बी पोजीशन पे है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहाँ पे होता है मैक्सिमम हाइट। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहीं तक ही पहुंचेगी और बी हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और इसको यहाँ पे मिला देते क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ तक पहुंचेगी। अब यहाँ पे क्या करेगा, बी तक हम लेके गए थे, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन थी, और जब इसको रिलीज करेंगे तो ये भी हमारी एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, जो कि यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सी होगा। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सी होगा। और ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी। क्या जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन तक। मतलब ये भी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा, कवर करेगा। ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, इस पेंडुलम को दिखा के हमें बताना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या बोलती थी कि यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी किसी भी पॉइंट पर। तो अभी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। जब हम यहाँ पे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके गए थे तो इस ये जो मेटल बॉब पे है इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, स्टोर हो गई थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये यहाँ पे रास्ते में आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे रास्ते में क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है इसके पास और काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास। यहाँ पे क्या है, दोनों है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ए पोजीशन पे आ गया। ए पोजीशन पे सिर्फ इसके पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। इसके पास यहाँ पे क्या रहेगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोशन में है। ये अब यहाँ पे क्या करेगा, मोशन में है।
तो यहाँ पे क्या होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। अब दोबारा ये काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे ए पॉइंट पे है, ये यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या करेगी, कवर करेगी। फिर दोबारा इसमें यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे स्टोर होगी और काइनेटिक एनर्जी इस समय यहाँ पे क्या होगी, खत्म होने लगेगी। और सी पोजीशन पे क्या होगी, हमारी पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ए पे हमारा यहाँ पे क्या था, सेंटर पोजीशन था, यहाँ पे मेटल बॉब था। इसको जब हम यहाँ पे बी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और जैसे ही वहां पे इसको रिलीज करेंगे तो वहां पे होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के ए से लेकर बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और अब होगा क्या, यहाँ पे जब ये ए पोजीशन पे आ जाएगी तो वहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब वो यहाँ पे ए टू सी पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लगेगा। और जब यहाँ पे सी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पे स्टोर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये मेटल बॉब यहाँ पे पूरी तरह से नहीं रुक जाती है। तो हमें यहाँ पे इसका आंसर भी पता ना था कि जो यहाँ पे बॉब है वो यहाँ पे रेस्ट पे क्यों आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लेता हूं मैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे आंसर में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम यहाँ पे बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, बट इस चैप्टर में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होगी वो यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। तो यहाँ पे होगा क्या इसमें, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, टोटल एनर्जी ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम, टोटल एनर्जी ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम, क्योंकि यहाँ पे जो पेंडुलम है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन्स द सेम और कंजर्व, रिमेन्स द सेम, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंजर्व। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारा यहाँ पे स्विंगिंग पेंडुलम है इसकी जो यहाँ पे टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई से भी इंस्टेंट की बात करें या कोई से भी पॉइंट की बात करें। जबकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, कहीं पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों है और कहीं पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। वही यहाँ पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पे कंजर्व रहती है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट रहती है। ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे किसी भी पॉइंट में कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि जो मेटल बॉब है वो यहाँ पे रेस्ट पे क्यों आएगी, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेटल बॉब जो यहाँ पे रेस्ट में आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी जो एनर्जी वो यहाँ पे क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। क्या लग रहा है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस लगने के कारण वो यहाँ पे मेटल बॉब क्या करेगी, धीरे धीरे जो उसकी स्पीड है वो यहाँ पे क्या होगी, स्लो होगी। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जो वहां पे क्या करेगा, वो अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देगा और वो यहाँ पे क्या होगी, रुक जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं because it loses energy due to the friction at the point of support। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट का आंसर, because it loses energy due to the friction। फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। क्या लग रहा है, हमारा एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या होगी, जो हमारे यहाँ पे मेटल की बॉब है वो यहाँ पे क्या होगी, एक्चुअली में रुक जाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हो रहा है ये सब। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the object to rest।
तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का मास m है और जो उसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या है, v है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना है और उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए वहाँ पे कितना वर्क हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v हैज अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा मास m और जो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे v होगी, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, 1/2 mv स्क्वायर। और जो यहाँ पे m है वो हमारा यहाँ पे मास है और जो यहाँ पे v दे रखा है वो हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क should be done on this moving object to make its kinetic energy 0 and bring it to rest। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है उतना ही हमें यहाँ पे वर्क डन यूज करना पड़ेगा जब भी वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन पे आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 1/2 mv स्क्वायर है। और उतने ही अमाउंट में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, जब जाके ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेस्ट पे आएगा। क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। मान लो कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है वो यहाँ पे कितनी यूज हो रही है, 1000 जूल यूज हो रही है और हमें 1000 जूल का ही वर्क डन यूज करना पड़ेगा जब जाके जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे आएगा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा एक कार को स्टॉप करने के लिए, और उस कार का जो मास है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम दे रखा है। और जो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, और जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो कार का मास दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना रखा है, 1500 किलोग्राम दे रखा है। और जो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है कार की वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो 60 किलोमीटर पर आवर है इसको हम यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हमारे यहाँ पे 1000 मीटर होता है। और यहाँ पे जो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और यहाँ पे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3600 सेकंड आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो 60 को यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, और नीचे हम यहाँ पे 3600 सेकंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है और आवर यहाँ पे सिर्फ 1 ही घंटे की बात हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए यहाँ पे 3600 सेकंड ले लेंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या होगा हमारा, 6 को 10 से कर देंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 6 36 और 2 3 6 और यहाँ पे 2 5 10। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा हमारा, 50/3 मीटर पर सेकंड आ चुका है। अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। और m हमारा यहाँ पे मास है और v हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है जो कि अभी हमने निकाली है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1/2, और जो यहाँ पे मास है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 1500 किलोग्राम है। और जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 50/3। इसका हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर दे रखा है फॉर्मूले में। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1500, और 50 को यहाँ पे स्क्वायर करना है तो सिंपल हम यहाँ पे 5 का करते हैं, 5 5 25, और यहाँ पे आगे 2 जीरो आ जाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा, 2500 हो जाएगा। और 3 3 यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके आगे यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे करते हैं 15 को किससे, 25 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 1 5, यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 2 से करते हैं, 5 2 10 का 0, 1 कैरी गया, और 2 1 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा आ गया 375 आ गया। तो इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 375, और यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे हमारे 4 जीरो, 1 2 3 4,
और नीचे हमारे यहाँ पे क्या आएगा 9 2 जा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 9 2 जा 18। तो सिंपल हम इसको यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 9 जा यहाँ पे क्या होता है 18 होता है और इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे 17 है और यहाँ पे क्या करेंगे 2 8 जा 16 फिर 15 आ जाएगा, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 10 और 2 5 जा 10 और इसके आगे हमारे यहाँ पे 3 जीरो बचे हैं। अब इसको यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है तो इसको यहाँ पे मैं सिंपल 9 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 1875 000 को किससे डिवाइड करना है हमें यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है। 9 2 जा यहाँ पे क्या होगा 18 होगा और जब भी हम यहाँ पे 2 डिजिट नीचे एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 9 8 जा 72 होता है हमारा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा और फिर 9 3 जा यहाँ पे क्या होगा 27 होगा। कितना होगा 27। फिर दोबारा यहाँ पे 30 आ गया। फिर दोबारा यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा 9 3 जा यहाँ पे क्या होगा 27 होगा और फिर दोबारा यहाँ पे ऐसे 30 आ गया और दोबारा यहाँ पे क्या होगा 9 3 जा 27। उसके बाद यहाँ पे 0.33 ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक ही डिजिट ले लेते हैं। तो कुल मिला के ये वाला हमारा यहाँ पे क्या आ गया आंसर आ चुका है। तो इनको यहाँ पे काटने पे कितना आंसर आया हमारा यहाँ पे 208333.3 यहाँ पे क्या आएगा जूल में आंसर आएगा। किस में आएगा हमारा जूल में आएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप दिस मूविंग कार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप मूविंग कार। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M। तो यहाँ पे जो हमें डायग्राम दे रखे हैं इसमें हमें यहाँ पे क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे गिवन है। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे क्या है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। और जो हमें यहाँ पे डायग्राम दे रखा है हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है या यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन था जो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन है वो हमारे यहाँ पे क्या है वेस्ट टू ईस्ट है। तो मान लो कि ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारे यहाँ पे ईस्ट हो गया। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे सबका वर्क डन बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स को यहाँ पे F से डिनोट करते हैं और जो स्मॉल s होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है अगर यहाँ पे जो फोर्स है किसी एंगल पे लग रहा है तो वो यहाँ पे क्या होता है F cos थीटा इंटू s होता है। तो पहले वाले डायग्राम में जो फोर्स है वो यहाँ पे किस पे लग रहा है 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है क्योंकि फोर्स जो है वो यहाँ पे क्या है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो इस कंडीशन में इसमें यहाँ पे क्या करेंगे cos 90 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा F cos 90 इंटू s और जो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है जीरो होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सारी वैल्यू वो यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और वर्क डन यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा। यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो पहले वाले का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं जो यहाँ पे वर्क डन हुआ है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा। क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड फिगर की। तो सेकंड फिगर में जिस साइड में यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसी साइड में यहाँ पे क्या हो रही है मोशन हो रही है और डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है जो वर्क डन होता है वो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव होता है। मान लो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे क्या लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वो यहाँ पे कितनी हुई है मान लो यहाँ पे 6 मीटर पे हुई है। तो कुल मिला के जो उसका वर्क डन निकालेंगे W इक्वल टू F इंटू S निकालेंगे। फोर्स यहाँ पे क्या होगी 5 होगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे क्या है 6 है। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 30 जूल आएगा जो कि यहाँ पे क्या आएगा किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे क्या है हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट की।
तो थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में है और जो फोर्स लग रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का F इंटू एस, क्योंकि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो मान लो कि जो यहाँ पे फोर्स है यहाँ पे क्या है 5 न्यूटन का है और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है 3 मीटर का है। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5 इंटू 3 इक्वल टू माइनस का 15 जूल आएगा। तो यहाँ पे किस में आंसर आ रहा है हमारा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे फोर्स और जो मोशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे सोनी का कहना है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे जीरो हो सकती है जब वहां पे एक से ज्यादा फोर्स भी काम कर रहे हो। तो क्या हम इस बात से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे बताना है क्यों करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे आंसर में, यस आई एग्री विद हर, हम इनके साथ क्या करेंगे, एग्री करेंगे। क्यों करेंगे? दिस इज बिकॉज द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। हम इस बात से एग्री जब करेंगे जब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से भी जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है। और जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 5 और माइनस का 5। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा और ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। और अगर यहाँ पे फोर्स यहाँ पे क्या होगा, हमारा जीरो होगा, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे हमारा फोर्स जीरो होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। मास तो हमारा यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मास में कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे सोनी की बात से एग्री करना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बता रखा है, वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हेन द फोर्स इज जीरो एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो बिकॉज मास कैन नॉट बी जीरो। क्योंकि मास यहाँ पे जीरो नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वजन तो रहेगा ही, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। जबकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा नहीं तो वहां पे कोई मोशन होगा नहीं। अगर कोई मोशन ही नहीं होगा तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन दिखाएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है और हमें यहाँ पे सोने के बाद से एग्री करना पड़ेगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। तो यहाँ पे एक डिवाइस की जो पावर है वो यहाँ पे क्या है, 500 वॉट है। तो यहाँ पे 4 डिवाइस यूज हो रहे हैं 10 घंटे तक। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे और उसके जो यहाँ पे यूनिट लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे किलोवाट आवर में लेके चलेंगे या इसमें हमें निकालनी है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि एक जो डिवाइस है उसकी जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे कितनी है, 500 वॉट है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे पावर ऑफ वन डिवाइस, पावर ऑफ वन डिवाइस। तो एक डिवाइस की जो यहाँ पे पावर है वो हमारे यहाँ पे कितनी गिवन है, 500 वॉट गिवन है। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ 4 डिवाइस होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं, पावर ऑफ 4 डिवाइस। तो अगर एक डिवाइस यहाँ पे 500 वॉट यूज कर रहा है तो यहाँ पे 4 डिवाइस कितने यूज करेंगे, तो सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 500 यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 2000 वॉट आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे पता है कि 1 किलो वॉट में हमारे यहाँ पे कितना होता है, 1000 वॉट होते हैं। कितना होता है हमारे यहाँ पे, 1000 वॉट होते हैं। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को किस में चेंज कर लेंगे, किलो वॉट में चेंज कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको किलो वॉट में चेंज करेंगे तो सिंपल हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना आएगा हमारा आंसर, 2 किलो वॉट आंसर आ जाएगा।
क्योंकि जो हमें यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन निकालनी है वो हमें यहाँ पे किलोवाट आवर में निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको चेंज कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए पावर का। तो पावर का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपॉन टाइम टेकन। और हमें यहाँ पे टाइम भी गिवन था, हमें यहाँ पे टाइम कितना गिवन था, वो हमें यहाँ पे गिवन है 10 आवर गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पावर यहाँ पे कितनी निकाली थी हमने, 2 किलोवाट, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 किलोवाट निकालेंगे। और हमें यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम निकालनी थी, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी कंज्यूम। तो वही हमें यहाँ पे निकालनी है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। और टाइम टेकन यहाँ पे कितना था, 10 आवर था। तो सिंपल ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा एक्चुअल आंसर निकलेगा वो हमारा यहाँ पे कितना निकलेगा, वो हम देख लेते हैं, 2 इंटू 10। और 2 यहाँ पे इंटू 10 कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। और जो यहाँ पे यूनिट निकलेगी वो हमारे यहाँ पे क्या निकलेगी, किलोवाट आवर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पावर की यूनिट थी वो यहाँ पे किलोवाट में थी और टाइम टेकन जो था यहाँ पे आवर में निकलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा हमारा, 20 किलोवाट आवर होगा। तो या अगर हम इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो, इसको हम 20 यूनिट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 20 यूनिट्स। बट हमें जो आंसर निकालना था वो हमें किस में निकालना था, किलोवाट आवर में निकालना था। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहने दे सकते हैं। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको नीचे गिराते हैं तो उसमें पता है कि मोशन जब होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जैसे ही वो यहाँ पे ग्राउंड से टच करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझना चाहे तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे किसी छत से नीचे गिराया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और जैसे ही यहाँ पे ये ग्राउंड पे गिरेगी तो उसमें कोई ना कोई आवाज तो आएगी ही। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि कुछ जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पे साउंड एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो उसमें क्या लगता है, एयर फ्रिक्शन लगता है। और एयर फ्रिक्शन के कारण वहां पे क्या होती है, थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, जिसमें यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, कुछ हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड। और कुछ जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और कुछ यहाँ पे ग्राउंड पे ही रह जाती है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।